श्रीमती अंजलि सिंह, चेयरपर्सन नॉर्दर्न रीजन तथा एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन आनंद ग्रुप, डॉक्टर एम ए अली, श्री पुनीत कौरा, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सहयोगी और यहाँ उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स। सबसे पहले मैं CII के चौथे नॉर्दर्न रीजनल काउंसिल मीटिंग के आयोजन से जुड़े सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यह आयोजन श्रीनगर में किया है। अभी अंजलि सिंह ने उन नीतियों और कार्यक्रमों का एक विवरण हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है और इससे एक बात समझ में आती है कि CII भारत की औद्योगिक और आर्थिक विकास प्रक्रिया में लंबे समय से महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज इस सभागार में मैं ये बात कह सकता हूँ कि अपने स्थापना के 130 वर्ष में सरकार, इंडस्ट्री और समाज के साथ एक मजबूत साझेदारी करके CII ने राष्ट्र के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में एक कैटलिस्ट की भूमिका का निर्वहन किया है। आज के बदलते दौर में अपनी पॉलिसी एडवोकेसी, रिफॉर्म्स, ग्लोबल लिंकेजेस, कैपेसिटी बिल्डिंग तथा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के प्रमोशन द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बढ़ावा भी आप सब दे रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इंडस्ट्री के सामने आ रहे प्रमुख मुद्दों पर विचार करने, चुनौतियों का सामना करने और सरकार के साथ मिलकर विशेष रूप से MSMEs की ग्रोथ को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए CII ने आगे बढ़कर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्र निर्माण में आपके योगदान के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। ये भी सच है कि आज से 6 साल पहले कम लोग सोचते थे कि जम्मू कश्मीर में भी इंडस्ट्री लगेगी। अगर आज़ादी के बाद से जम्मू कश्मीर के परिदृश्य को देखेंगे तो 1947 से 2021 तक कुल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 13-14 हज़ार करोड़ का ही रहा है। लेकिन भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के रुचि के कारण, उनके प्रयासों के कारण जो कभी असंभव सा दिखता था जम्मू कश्मीर के लिए, वो केवल संभव नहीं हुआ बल्कि ज़मीन पर काफ़ी हद तक उतर सका है। अनेक चैम्बर्स, इंडस्ट्रियल बॉडीज़ की मीटिंग्स और जम्मू कश्मीर आप सबके भी मैप पर आ गया, ये एक प्रसन्नता की बात है। आप सबके ध्यान में होगा कि 2021 में एक न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए बनाई थी। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, आप में से अधिकांश लोग उससे परिचित हैं। ये बात मैं जोर दे करके कह सकता हूँ कि देश के किसी राज्य में वैसा इंसेंटिव नहीं था जो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में 2021 में प्रदान किया। उसका प्रतिफल ये रहा कि आज 361 इंडस्ट्रियल यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो गया है। लगभग 30,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ 1028 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने ग्राउंड वर्क अपना प्रारंभ कर दिया है। 396 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऐसी हैं जो मार्च में अपना प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। प्रस्ताव बहुत आए हैं, प्रपोजल बहुत आए हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि देश में जहाँ भी भारत सरकार ने कोई नई इंडस्ट्रियल स्कीम बनाई और इंसेंटिव दिया, तो शायद ये जम्मू कश्मीर की न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम एक ऐसी स्कीम थी जो 7 साल के लिए थी, लेकिन पूरा 28,200 करोड़ रुपया 3 वर्ष में ही समाप्त हो गया। ये हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं है किसी पॉलिसी के अंतर्गत। 1000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। उसमें जो दूसरी सबसे प्रमुख बात है कि 1/3 हमारी बच्चियां उनका नेतृत्व कर रही हैं।
ये सब आंकड़े जम्मू कश्मीर के लिए एक मील के पत्थर के रूप में मैं देखता हूँ। लेकिन सवाल आज ये स्वाभाविक रूप से उठेगा कि क्या हम या इंडस्ट्री के लोग जम्मू कश्मीर में अब तक जो ट्रांसफॉर्मेशन या इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हुआ है उससे संतुष्ट हैं? आपका जवाब जो हो, मेरा जवाब नहीं में ही है। और मुझसे अगर कोई पूछेगा तो आप सबसे मैं यही कहूँगा कि CII से जुड़ी देश की बड़ी कंपनीज, कॉरपोरेट हाउसेस, MSMEs, इनको जम्मू कश्मीर को केवल एक इन्वेस्टमेंट के डेस्टिनेशन के रूप में देखने या बिजनेस प्रॉफिट के रूप में देखने के बजाय एक अपना राष्ट्रीय दायित्व भी मानना चाहिए। और अगर यह दायित्व आप मानेंगे तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैं ऐसा मानता हूं कि देश के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की जिम्मेदारी है। आप 130 वर्षों से वजूद में हैं। आज़ादी के बाद से कितने प्रदेशों में परिवर्तन को ज़मीन पर उतरते हुए आपने देखा होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति बिल्कुल भिन्न थी, अलग थी। 7 दशक तक थोड़े बहुत कुछ यहाँ के स्थानीय लोग साहस जुटा करके, अनेक लोग जम्मू कश्मीर छोड़ करके दूसरे देशों में, दूसरे जगहों पर जाकर व्यवसाय करते थे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों के मुकाबले में पीछे छूट गया था। अब इसे अन्य राज्यों के समकक्ष लाने में आपका भी एक नैतिक दायित्व मैं मानता हूँ। देश की बड़ी इंडस्ट्रीज़ को यह सोच करके कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट इसलिए करना होगा कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण, इसका विकास और भारत का मुकुटमणि कहे जाने वाले इस धरती पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सके, इस जिम्मेदारी का आप निर्वहन करेंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट करके। और मैं मानता हूँ कि ये दायित्व भी है और कर्तव्य भी। जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मैं मानता हूँ कि एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी हमें समझना चाहिए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, यहाँ इंडस्ट्रियल नेटवर्क से कैसे जम्मू कश्मीर जुड़े, इसके लिए अगर आप सब लोग अपने अंदर एक जिम्मेदारी का भाव पैदा करेंगे तो मुझे लगता है ये अच्छी बात होगी। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि इंडस्ट्री को मुनाफा नहीं कमाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि दूसरे जगहों से कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। आपको तय करने होंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। आपका बिजनेस भी नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो उद्देश्य है, इस मन, इस विचार और इस संकल्प से किया जाए कि जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप की नई तस्वीर बनानी है हमें। उस तस्वीर में रंग भरने की जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि आप सबकी भी है। 2-3 बातों का मैं जिक्र करूंगा। पिछले 1 साल से मैं ये काम नहीं देख रहा हूँ, लेकिन पिछले इसके पहले के 4 वर्षों में जो CA चेन या कोल्ड स्टोरेजेस थे यहाँ, उसकी कैपेसिटी 4 साल में 2.5 गुना बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल यूनिट्स का जिक्र मैंने किया। ऐसे ही नए मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बड़ी संख्या में श्रीनगर और 2 जम्मू में भी बन रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया था उस पॉलिसी में। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में पिछले, खास तौर से इस वैली में, 4 वर्ष में 5000 से ज़्यादा नए होटल बने। ये आंकड़ा बहुत जोर दे करके मैं कह रहा हूँ, 5000 से ज़्यादा। अब कोई 200 करोड़ का है, कोई 5 करोड़ का है। अगर आप विचार करेंगे तो ये अगर 10 करोड़ पर होटल मैं रखता हूँ तो 50,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट है। ये वैली के लोगों का इन्वेस्टमेंट है। खुद अपना पैसा लगाया है, बैंक से ऋण लेकर के लगाया है,
और एक होटल पर अगर 4 गाड़ी हम रखते हैं तो 20,000 नई गाड़ियाँ, जिसमें मैं मानता हूँ कि 10,000 नई गाड़ियाँ होटल वालों की हैं, 10,000 यहाँ के नौजवानों की हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पीस के स्टेक होल्डर हैं जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अशांति हो। कश्मीर के भी कई बिजनेस लीडर या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं जानता हूँ सबको। अब उसके साथ जुड़े हुए खोमचे वाले हों, रेस्टोरेंट वाले हों, शिकारा वाले हों, हाउस बोट वाले हों, बड़ी संख्या हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम वाले हों, ये बड़ी संख्या। तो अब जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आबादी है जो चाहती है, जिसने आर्थिक उन्नयन का स्वाद चखा है, जिसने शांति के दौर में कैसे आर्थिक विकास होता है इसको देखा, वो चाहते हैं कि ये हो। कुछ लोग हैं जो अभी नैरेटिव वही चलाते हैं, उनकी संख्या बड़ी कम हो गई। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इस देश को सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, तो मैं मानता हूं कि तेज इकोनॉमिक ग्रोथ, और वो ग्रोथ गरीबों तक पहुंचे और ग्रामीण इलाकों तक पहुंचे। ये देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। 90 के बाद हमारी आर्थिक विकास दर तेज हुई। आज हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं आर्थिक विकास की दृष्टि से। तो मुझे लगता है कि ये हमें, मैंने अब उस बात में मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि 90 के 20 साल पहले अगर हम किए होते तो शायद हम आज कहीं और होते, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। और मुझे लगता है कि ये 21वीं सदी भारत की सदी है, हमें इसका पूरा लाभ उठाने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया आज देश को एक सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में देख रही है। चुनौतियाँ भी आई हैं, उन चुनौतियों के बारे में मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ, आप मेरा संकेत समझ रहे हैं, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना देश कर सकेगा, क्योंकि देश के हर नागरिक में जो भाव पैदा हुआ है कि नहीं, अगर चुनौती आई है तो इसका डट करके मुकाबला करना है। और मैं मानता हूँ कि इसका मुकाबला निश्चित रूप से हम सब कर पाएंगे। दूसरी बात, मैं देश की दूसरी बड़ी दिक्कत क्या है, वो मैं मानता हूँ कि करप्शन, और करप्शन का कोई विकल्प नहीं है। जहाँ मनुष्य है वहाँ स्वाभाविक रूप से करप्शन होगा। तो टेक्नोलॉजी और सिस्टम जो काफ़ी हद तक अब देश में हम या सरकार स्थापित करने में सफल रही है, चाहे वो डीबीटी हो, अनेक, मैं नाम अब उसमें समय नहीं ज़्यादा लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं आगे अभी आप लोगों की बात करूँगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती मैं बार बार कहता हूँ वो है देश में आतंकवाद। ये सबसे बड़ी कठिनाई या चुनौती है देश के लिए। और मैं जो वैली के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि आपकी भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर होनी चाहिए। आप साइलेंट स्पेक्टेटर बन करके रहेंगे तो बिजनेस आपका बर्बाद होगा, और इसलिए मैं इस बात को जोर दे करके कहना चाहता हूँ। अब जम्मू कश्मीर से हट करके अगर मैं राष्ट्रीय परिदृश्य पर जब नज़र डालता हूँ तो मुझे लगता है कि इस ग्लोबल कंपटीशन और ट्रेड के लिए इस उथल पुथल भरे दौर में CII को अनेक मोर्चों पर काम करना होगा। पहली जिम्मेदारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है। मुझे लगता है कि ये देश को ज़रूर विचार करना होगा कि रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट में कैसे हम इन्वेस्टमेंट बढ़ावें और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे आवे। दुनिया के बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ को जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से किसी के मन में उठेगा। आप सब जानते हैं कि कई वर्षों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमारा इन्वेस्टमेंट मोटा मोटी 0.65% ऑफ GDP था। इसके कारण की अगर मीमांसा हम करेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी सरकार के खर्चे पर ही निर्भर हुआ करता था। अब स्थितियां बदल रही हैं। विकसित देशों से अगर हम तुलना करते हैं तो भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट अभी भी मोटे तौर पर बहुत कम है। इजराइल में GDP का 6.3% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च हो रहा है।
और उसमें सरकार का हिस्सा कम है, इंडस्ट्री का हिस्सा बहुत ज़्यादा है। सरकार उन्हें समर्थन भी दे रही है, ये भी सच है। अमेरिका में अगर अमेरिका की बात मैं करूं तो R&D टू GDP रेशियो 3.7% है। चाइना की बात करें तो 2.68% है। फ्रांस की बात करूं तो 2.22% है। जर्मनी की बात करूं तो 3.1% है और जापान में ये 3.4% है। अब दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हम आज खड़े हैं, लेकिन R&D में सबसे कम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे ही देश में हो रहा है। मुझे लगता है एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर आप आगे चर्चा कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि इसमें कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। अगर ये नेशन का रिजॉल्व है कि 2047 में एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में हम भारत को देखना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि हमें भी बदलने की कोशिश करनी होगी और विकसित भारत के लिए इनोवेशन इकोनॉमी का मूल आधार बने और इसी से ग्रोथ, वेल्थ, नई टेक्नोलॉजी, नए इन्वेंशन प्रेरित होंगे। मुझे विश्वास है कि R&D में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए आप सब एक लीड रोल अदा कर सकते हैं। डिफेंस हो, स्पेस हो, एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। आपके सामने जो दूसरी बड़ी बात मुझे समझ में आती है, स्ट्रेटजिक तरीके से एक्सपोर्ट मार्केट का कैसे विस्तार किया जा सकता है, इसमें आपकी भूमिका क्या हो सकती है। मैं ट्रेड टैरिफ के विषय में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये सच है कि भारत के पास आज वो क्षमता है कि हम अपने एक्सपोर्ट मार्केट का ऐसे देशों में और अधिक विस्तार कर सकते हैं जहां हमारी नज़र अब तक नहीं गई थी, जिस मार्केट में अभी तक हम नहीं पहुंच सके थे। इसमें भी आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। एक संस्था के रूप में CIA का नेटवर्क और कोलैबोरेशन इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकता है। मैं मानता हूं कि इस दृष्टि से पिछले महीने कुछ अच्छी शुरुआत भी हुई है। अगस्त महीने के एक्सपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ड्रग्स, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा इंपोर्ट कम हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम आज ही है, 5.1% पर पहुंच गया है। कॉरपोरेट हाउसेस ने पुनः हायरिंग शुरू कर दी है। ये देश के लिए बहुत ही शुभ समाचार है। अभी न्यूजीलैंड, पेरू, चिली, यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत एडवांस स्टेज पर है, आप सब जानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगले 3 महीने में एक्सपोर्ट मार्केट का बड़ा विस्तार भारत के लिए होने वाला है। CII इंडियन कंपनीज के मार्केट लिंकेज में बड़ी भूमिका निभा सकती है। एक और महत्वपूर्ण विषय की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वह है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। भारत के GDP में हम सब जानते हैं MSME का योगदान सबसे ज़्यादा है, 30% के आसपास होगा या थोड़ा ज़्यादा ही होगा, और एक्सपोर्ट में लगभग 45% से अधिक योगदान ये दे रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के पश्चात सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी MSMEs का ही है। इस सेक्टर को भारत की आर्थिक वृद्धि का आधार मैं समझता हूं कि मैं भी मानता हूं और हर समझदार व्यक्ति मानेगा। विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस सेक्टर में कैसे एक नई क्रांति लाई जा सकती है। आप सबको ध्यान में होगा कि 25-26 के बजट में MSMEs को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें क्रेडिट गारंटी कवर में बढ़ोतरी के साथ साथ क्रेडिट का एक्सेस भी सुनिश्चित किया गया। विभिन्न सेक्टर से जुड़े इंडस्ट्री के साथी हम मौजूद हैं। वो सभी इस सच्चाई को जानते हैं कि माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर जैसे यूनियन टेरिटरी के लिए ये वरदान साबित हो सकता है।
और इसके अलावा छोटे स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए का नया फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। CII जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि रिफॉर्म से MSME में आई नई ताकत को एक्सपोर्ट की ताकत में कैसे तब्दील किया जाए और अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर के MSMEs को भी एक्सपोर्ट के नेटवर्क से कैसे जोड़ा जाए। इसमें आपकी मदद मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर को बड़ी सहायता दे सकती है। ये भी सच है कि 25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले 5.93 रजिस्टर्ड MSMEs देश के आर्थिक उत्पादन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो सपना भारत का है और जो हम लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि 27 तक ये लक्ष्य हम प्राप्त करें, तो इसके लिए हमें करने की क्या ज़रूरत है। मोटे तौर पर बहुत सामान्य व्यक्ति, मैं न कोई इंडस्ट्री का आदमी हूँ न मेरी कोई समझ है, लेकिन एक भारत के नागरिक के नाते जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि MSMEs का एक्सपोर्ट 45 से 50% हम कैसे इन 2 वर्षों में पहुँचा सकते हैं, GDP में इसकी हिस्सेदारी कैसे बढ़ा सकते हैं। MSME से जुड़ा एक और पहलू है जिस पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। अमेरिका के लगभग 82% SMEs ने डीप टेक्नोलॉजी में काम शुरू कर दिया है। इसी वर्ष जून की एक रिपोर्ट मैं देख रहा था, उसके मुताबिक हमारी 15% MSMEs AI जैसी टेक्नोलॉजी अभी तक अडॉप्ट कर पाई हैं। इस दिशा में भी मेरा निवेदन होगा कि CII पहल करे। आप सबने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी को सुना है, लाल किले की प्राचीर से नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की बात उन्होंने कही थी। GST रेट में कमी आज हम लोग 20 तारीख को मिल रहे हैं, 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। समाज के, राष्ट्र के सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। MSMEs और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े, हैंडलूम से जुड़े यूनिट्स को भी काफ़ी लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। भारत को एक आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए भविष्य में तैयार करने में ये मदद करेगा। ये बड़ा रिफॉर्म है और इसमें ये सहयोगी भी साबित होगा। अन्य रिफॉर्म्स के लिए भी कमेटी बन गई है, आप सब जानते हैं। टास्क फोर्स ने अपना काम भी प्रारंभ कर दिया है। वर्तमान में लागू जो कानून हैं, नियम हैं, उनका गहराई से अध्ययन किया जा रहा है और मुख्य उद्देश्य यही है कि कंप्लायंस कास्ट और कंप्लायंस बर्डन, इसको कैसे कम किया जाए, कैसे समाप्त हो सकता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था को और सुदृढ़ कैसे बनाया जा सकता है। इस दिशा में भी मेरा अनुरोध होगा कि विभिन्न सेक्टर से जुड़े साथी, इंडस्ट्री लीडर्स अपनी सलाह सामने रखें और जम्मू कश्मीर के संबंध में भी यूटी स्तर पर क्या बदलाव होने चाहिए, जैसा अंजलि सिंह ने बताया, उसका भी सुझाव दें। इंडस्ट्री सेक्रेटरी आज बाहर हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि किसी ज़रूरी काम से उन्हें, नहीं तो वो रहते। मैं आप सबके सुझावों का इंतज़ार करूंगा। अपनी बात समाप्त करने के पहले यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले 11 वर्षों में कोविड और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय प्रगति की है और इस प्रगति में आप सबका बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले कई वर्षों से भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अभी इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ जो रेट है 7.8% तक पहुंच गई। ये अनुमान से भी बेहतर है और हमें इस गति को बनाए रखना होगा और मुझे लगता है इसमें आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। मेरे ध्यान में जो विषय था मैंने आपके समक्ष रखा है। मैं समझता हूँ कि इस पर आप जरूर विचार करेंगे। फिर से आप सबके
प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए कि आपने यहाँ बैठक की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सेशंस में आप इन मुद्दों पर चर्चा करके कोई ठोस सुझाव जरूर लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।